नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। युवाओं के मजबूत कंधों पर देश का वर्तमान टिका होता है, लेकिन अब देश के उसी भविष्य के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी नीट का पेपर लीक होता है तो कभी 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं। और अब एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर भी बवाल हुआ। एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा तो सवाल उठने लाजमी है। एनटीए हो, सीबीएसई हो या फिर हो एसएससी, आखिर इन सबका सिस्टम इतना वीक क्यों है? क्यों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वेदांत जैसे और कितने मासूम हैं जो सीबीएसई की लापरवाही के शिकार हुए हैं? दरअसल जब से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आए हैं तब से सीबीएसई सवालों के घेरे में है। पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम में गड़बड़ी और ब्लर आंसर शीट की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब शिकायतें तो कॉपी के मिसमैच की भी आ गई हैं। जहां वेदांत नाम के एक छात्र ने बताया कि उन्हें किसी और की आंसर शीट भेज दी गई, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके पूरा मामला शेयर किया। उन्हें तो ट्रोल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जब बोर्ड की ओर से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया तो मालूम ये चला कि कॉपी वाकई में वेदांत की थी ही नहीं। पूरा मामला समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वेदांत का ही वो वीडियो दिखाती हूं जिसमें उन्होंने आंसर शीट मिसमैच की बात कही थी। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज़ व्हाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। वेदांत की इस शिकायत पर सीबीएसई जागा। उसने माना कि जब उन्होंने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें सप्लीमेंट्री आंसर शीट गायब थी। जो एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी ली थी, उसमें अब ये एक्स्ट्रा कॉपी मेंशन ही नहीं है। हर्ष का दावा है कि उन्होंने सप्लीमेंट्री शीट में 5-5 नंबर के 2 सवाल सॉल्व किए थे, लेकिन वो 10 मार्क्स आखिर कहां गए? भाई देखो, सीबीएसई वालों ने क्या स्कैम किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर सप्लीमेंट्री में एक शीट ऐड की हुई है। मैंने सप्लीमेंट्री में एक शीट ले रखी है, तो और एक शीट में आप जैसे जानते हैं 32 पेजेस होते ही होते हैं, 32 पेजेस होते ही हैं। तो अगर आप इस मेरी शीट में देखोगे, जो लास्ट पेज है, वो लास्ट पेज हो वो 32 है। उससे आगे इन लोगों ने भाई मेरी वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट ही गायब कर दी है, जिसमें 5-5 नंबर के मेरे 2 क्वेश्चन थे। वो वाली शीट इन्होंने गायब ही कर दी है। अब सोचिए जरा, ये सब 17-18 साल के युवा हैं जिन्होंने अभी अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर किया है। अपने अपने मार्क्स से ये संतुष्ट नहीं थे, इसलिए रीवैल्यूएशन की कोशिश कर रहे थे। और जब रीवैल्यूएशन के लिए ओएसएम शीट्स इनके पास आई, सोचिए जरा, लाखों में ये शीट स्कैन करके, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं था, ये ऑनलाइन मार्किंग है। और ये मार्किंग कैसे हुई है? इन तमाम आंसर पेपर्स को, आंसर शीट्स को स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड किया गया है और फिर जाके इसकी मार्किंग हुई है। इस मामले को लेकर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने एनटीए और सीबीएसई दोनों की ही कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम 2-2 बार एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद भी इसे सीबीएसई के छात्रों पर क्यों थोपा गया? प्रकार से शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत ही अव्यावहारिक ढंग से काम कर रहा है। अब आप देख लीजिए, नीट के मामले में ये भी एक अजीब सी बात है कि पूरा देश कह रहा है लीक हुआ, लेकिन एनटीए कह रही कोई लीक नहीं हुआ। अजीब बात है भाई।
ऐसा सुनने में आया है, वो कह रहे हैं जी। कि कोई लीक नहीं हुआ है। तो क्या हुआ फिर, री एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं? अब ओएसएम का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यावहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यावहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है तो पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एनसीईआरटी के पूर्व चेयरमैन, एजुकेशनिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जेएफ राजपूत जी हमारे साथ हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने इस पूरे लीक मामले पर बाकायदा एक बहुत बड़ा आर्टिकल, एक बहुत बड़ा लेख इन्होंने लिखा है। इसलिए सर, बहुत स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? ये सब 17-18 साल के युवा हैं, ये पजल्ड हैं, परेशान हैं। अच्छे एग्जामिनेशन के बाद भी इनके नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं। कहीं पर कॉपी मिसिंग है, कहीं पर कॉपी बदल कर आ रही है। ये हो क्या रहा है इन स्टूडेंट्स के साथ? मैं तो उस पीढ़ी का हूं जिसने बहुत से अनुकरणीय लोग अपने चारों तरफ देखे थे, चाहे वे संसद में रहे हों, सामान्य जगहों पर रहे हों, गांव में रहे हों, शहरों में रहे। आज की पीढ़ी करीब 60 साल बाद जो देख रही है वो एकदम अलग है। छोटे मोटे प्रयासों से ये समस्याएं सुलझेंगी नहीं। और मैं बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ चुका हूं कि जब तक हम नैतिकता को महत्व नहीं देंगे, ये लोगों को उनके उत्तरदायित्व का बोध नहीं सिखाएंगे, केवल किसी को एक जगह नियुक्त कर देना ही काफी नहीं, उसको उसके लायक बनाना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि परीक्षा के लीक होने में या नए चीजें लागू करने में आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो अध्यापकों की है। और जो भी गड़बड़ी होती है वो व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं नीट में भी यही निकल कर आ रहा है कि हम लोगों ने ही गलती की है। मैंने तो अपने 50 साल के अनुभव से पाया है कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल का हो, हायर एजुकेशन का हो, उसके अंदर के लोग जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, वे जब अपने कर्तव्य से थोड़े से विमुख हो जाते हैं तब ऐसी स्थितियां होती। मेरे जीवन में जब मैं पढ़ा, मैंने डॉक्टरेट तक पढ़ा, मैं कोई परीक्षा परिणाम लीक नहीं हुआ, कोई परीक्षा की डेट बदली नहीं गई। अगर हम उस समय इतने अच्छे थे, और हाँ, मुझे कभी ये भी पता नहीं लगा कि मेरा पेपर कौन सेट कर रहा है, मेरा पीएचडी का वाइवा लेने कौन आ रहा है, वो मुझे नहीं मालूम होना चाहिए तो नहीं मालूम हुआ। तो जब हम वो तब कर सकते थे, तो आज तो हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं। तो हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी प्रवृत्ता है, वो तो बढ़ी है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व तो बोध नहीं बढ़ा है। जो हमारे संविधान सर, जो में बात आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ी है। मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि बहुत समय तक आप इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो आप बताएं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है? क्या ये ओएफएम, जिसके बाद अभी दिग्विजय सिंह कर रहे थे, कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो 2014 में अपना कर देखा गया, वो फेल हुआ। 2017 में मुंबई की यूनिवर्सिटी में अपना कर देखा गया, वो भी फेल हुआ। तो ये कोई ऑनलाइन मार्किंग या स्कैनिंग करके और फिर उसको आप करेक्शन के लिए डालें, उससे ज्यादा बेहतर क्या ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ही या तो एजुकेशन ले लें, एग्जामिनेशन ले लें? और अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके लिए और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप कोई किसी भी ढंग से एग्जामिनेशन करिए, आपको एक तथ्य मालूम होना चाहिए, मालूम नहीं, स्वीकार करना चाहिए हम सभी को कि इस समय जहां पर भी कोई भी विधा होती है, कोई बड़ा कार्य होता है, कोई परीक्षा होती है, कोई प्रोजेक्ट लगता है, कोई नया कार्य शुरू करता है, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो 1960 में नहीं था, 70 तक नहीं था, अब है। वो है कॉमर्शियल इंटरेस्ट, प्रेशर्स फ्रॉम कंपनीज, प्रेशर्स फ्रॉम अदर्स। जो बात आप बता रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे थे, इसका उत्तर तो वो संस्था ही दे सकती है कि जब वो पूर्ण रूप से अगर विश्वस्त नहीं थे तो उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया, और अगर वो विश्वस्त थे
तो फिर समस्या क्यों पैदा हुई? इसका उत्तर बाहर वाला नहीं दे सकता। मैं आपके तो पास केवल सर वापस आती हूँ। मोहम्मद कशिफ भी हमारे साथ हैं, आप भी एजुकेटर्स हैं और स्वागत सर आपका। आप क्योंकि आप इसी लाइन में हैं, आपका काम है शिक्षा देने का, और मुझे ये पता चला ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप तक भी पहुंचे जिनकी मार्कशीट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे असेसमेंट किया गया है वहां पर घोटाला दिखाई दे रहा है, वहां गोलमाल दिखाई दे रहा है। तो सर ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट आपके पास आए, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आज आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि गड़बड़ी हो रही है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि बच्चों की बात मैं आप सबके सामने रख पाऊं। अब शुरुआत होती है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने से। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है क्लास 12th का, सबसे कम 7 साल का रिजल्ट, पिछले 7 साल में ऐसा कम रिजल्ट नहीं आया था। सिर्फ 85% बच्चे पास थे, बाकी कंपार्टमेंट थे, उनको फेल किया गया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जीवन में कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे, वो भी फेल थे। सवाल वहां से उठना शुरू होता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात होती है। रीवैल्यूएशन में जब बच्चा जाता है तो 19 मई से रीवैल्यूएशन शुरू होना था, पर वेबसाइट ठीक से नहीं काम करती है। 19 से तारीख बढ़ते बढ़ते 22 तक पहुंचती है, कहानी 23 पे जाती है, 24 पे जाती है और 25 तक पहुंच जाती है। 25 तारीख तक एक्सटेंड 3 बार एक्सटेंड तो सीबीएसई ने खुद किया है। अगर आपकी वेबसाइट ही खराब है तो बच्चा उसमें क्या कर सकता है? अभी तो सिर्फ ये वो बच्चे थे जिनको ऐसा लगता था कि उनकी कॉपी गलत चेक की गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो अप्लाई करने जा रहे थे। और उनको अप्लाई करने में इतनी समस्या आई कि अगर मैं आज बैठा हुआ बच्चों के मैसेज आपको दिखाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है बच्चों की जो परेशान है, जो सबसे बेसिक बात कह रहे हैं कि हमें जब रीवैल्यूएशन के लिए कहा गया है, मौका दिया गया है, तो हम वेबसाइट पे अपनी कॉपी देख ही नहीं पा रहे, हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, हमारे पैसे कट चुके हैं लेकिन हमें आंसर शीट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो यही है। मैं आपके सामने एक बच्चे की चैट रखना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप खुद पढ़ के देखिए क्या कह रहा है बच्चा। बच्चा कह रहा है प्लीज रीड कर दें जी। बच्चा कह रहा है कि ओनली फर्स्ट पेज इज माइन सर, ये शीट मेरी है ही नहीं। बच्चा ये बात कह रहा है इस वक्त कि ये शीट मेरी है ही नहीं। अब जब बच्चा खुद ही क्लेम कर रहा है कि शीट मेरी ही नहीं है, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वो बच्चा अपनी हैंड रिटन शीट भी दिखा रहा है कि ये मेरी हैंड राइटिंग है सर और ये मेरी शीट नहीं है। जब मैंने बच्चे से कहा क्या ये बात आप कैमरे पे आके कहना चाहोगे, तो बच्चे का कहना होता है नहीं, हमें डर लगता है, क्योंकि हमने देखा वेदांत के केस में उसको पाकिस्तानी कह दिया गया। अगर बच्चे को कोई समस्या है तो क्या उसे पाकिस्तानी कह देंगे? वरिष्ठ लोग, पत्रकार लोग इस तरह की बात कर देंगे तो बच्चा कहां जाएगा? हम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। बच्चे को, उसके अभिभावक को किसी से मतलब नहीं है कि सरकार में कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। नहीं, देखिए इससे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कशिफ जी मैंने ये मैटर इसलिए उठाया है, और मैं जानती हूं सरकार के लिए थोड़ा असहज होने वाला समय आ चुका है इस मुद्दे पर, लेकिन जो बात जरूरी है, छात्रों से जुड़ी हुई है, जेन ज़ी से जुड़ी हुई है, वो बात कहनी जरूरी है। अभिनय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी, और आप तो विसल ब्लोवर हैं जेईई एग्जामिनेशंस में भी, जो फॉल्ट लाइन से उस पर आप लगातार इंडिकेट करते रहे हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि आप जानते हैं एसएससी का भी एग्जामिनेशन जो है वो भी रद्द करना पड़ा उत्तर प्रदेश में। विनय तिवारी हैं जो कि एसएससी फैकल्टी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अभी बात चल रही है ना अभिनय जी, फॉल्ट लाइन कहाँ है, मैं फॉल्ट लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। पहली बात तो अगर आप हैंड रिटन एग्जामिनेशंस करवा रहे हैं, जो कि मैं मानती हूं कि ठीक है, मैंने भी ऐसी ही आज तक एग्जामिनेशंस दिया है, आंसर दिए हैं, और अभी तक वो कोई व्यक्ति ही चेक करता आ रहा है। अब कौन चेक कर रहा है, कहाँ कॉपीज जारी हैं, उसका मुझे नहीं पता। रीवैल्यूएशन कराने की नौबत आती थी तो भाई लेटर भेज दिया जाता था, रीवैल्यूएशन होता था, किसी के 4 नंबर, किसी के 2 नंबर बढ़ के आ जाते थे, किसी के अप्रत्याशित तौर पर भी बढ़कर आते थे, डिफरेंट केसेस थे। अब आप एग्जामिनेशंस हैंड रिटन दे रहे हैं, फिर उन हैंड रिटन कॉपीज को स्कैन किया जा रहा है, लाखों की संख्या में कॉपी स्कैन हो रही है, वो कंप्यूटर पर अपलोड हो रही है, क्या सीरियल नंबर जा रहा है, क्या सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसे ट्रैक और ट्रेस ही नहीं किया जा रहा। आज अगर वेदांत नहीं बोलता, हर्ष जैसा बच्चा सामने नहीं आता जो ये कहता कि भाई मेरी तो सप्लीमेंट्री शीट ही गायब है, तो ये खबर तो कभी खुलती ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि सीबीएसई कितनी बड़ी धांधली कर रहा है। वही जो सीबीएसई जिसको मतलब
इतना बड़ा माना जाता है देश पे, जो हमारे बेसिक एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, अगर वो इस तरीके की चीजें करेगा तो इससे ये पता चलता है कि सरकारें थी जिन्होंने शिक्षा के मूल्य को समझना बंद कर दिया था। आज सेम हालत सीबीएसई की भी दिख रही है कि उसको भी इससे बहुत मतलब नहीं है कि किसको क्या रिवार्ड देना है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। और जब कोई सवाल पूछने आएगा, जैसे कासिफ भाई ने कहा, तो आप कह देंगे कि वो पाकिस्तानी है। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। एक कॉकरोच जनता पार्टी बन जाएगी, उसके फॉलोअर्स को पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। नीट एस्पिरेंट तो पाकिस्तानी। मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में कोई हिंदुस्तानी बचा है कि नहीं बचा है। और मैं तो, आप मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस चीज पे आवाज उठा रही हैं, इस एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां है उस पे आवाज उठा रही हैं। बाकी लोग तो पेट्रोल के दाम बढ़ने को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं। तो अब आप बताइए, जब सवाल पूछने वाले लोग देश में बचेंगे ही नहीं तो सीबीएसई क्यों अपनी जिम्मेदारी लेगा, या फिर एसएससी अपनी जिम्मेदारी क्यों लेगा? आप सोचिए कि आज एसएससी जीडी में इतने सारे प्रॉब्लम है। आज आपके सामने एक वीडियो आया होगा कि एक लड़की रोते हुए कह रही है कि हम इतनी मुश्किल से अपने घर से आए और हमें एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इन्होंने सोच लिया 600 लोग हैं, ठीक है 400 की व्यवस्था कर लेते हैं, 200 तो एब्सेंट हो ही जाएंगे। इनको नहीं पता देश में कितनी बेरोजगारी है, जहां पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे हालात में अब आप सोचिए कि अगर आप यूपी कांस्टेबल में ये कह देते हो या यूपीएसआई के किसी एग्जाम में ये कह देते हो धांधली हुई है, तो यूपी का आयोग कह रहा है कि हम एफआईआर कर देंगे, और एफआईआर हो गई। आपको पता हो तो कई शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर हो गई। यानी कि अगर हम किस बेहाफ पे बोलते हैं, हमें क्या पड़ी है जो हम कहते हैं कि नकल हुई है साहब, गलत हुआ है, हमें तो बच्चे ही आकर बताते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं कि देखिए सिस्टम हैक किया जा रहा था, उसी चीज को टैग करते हैं, हम आवाज उठा देते हैं। अब अगर आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा तो जो एजुकेशन सिस्टम के अभी के हालात हैं, आगे आने वाले तो और खराब होने वाले हैं। मैं इसलिए देखिए, मैं फिर ये कह रही हूँ कि हम इसलिए इस विषय को उठा रहे हैं, और मेरे कार्यक्रम का नाम राजधर्म इसलिए ही है कि जो धर्म है उसका पालन हमें करना होगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये जो फॉल्स लाइन है, मैं अभिनय जी मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि शीट स्कैन होकर फिर चेक हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है, या ये अगर मान लेते हैं मीनाक्षी ये प्रॉब्लम है, तो ये सिस्टम बनाया किसने? आप ही सिस्टम बनाओ, फिर बाद में कहो ऐसा सिस्टम है। क्या किसी ने कहा था कि स्कैन होके आप सीट भेजिए? नहीं ना। हमारे टाइम पे तो एजुकेशन में इतनी दिक्कतें नहीं थी। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले तो इतनी दिक्कतें नहीं थी। अरे आपने सिस्टम बनाया, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते थे कि आप बच्चे को वो कॉपी दिखा पाएंगे। अब उसके अंदर अगर कोई लूपहोल आ गया तो कौन जिम्मेदार है? हम ये कह के नहीं बच सकते कि स्कैन हो रही है इसलिए दिक्कत आ गई। अरे सीबीएसई को जिम्मेदारी किस बात की मिली है? ठीक तरीके से स्कैन कराते। ये उनकी गलती है ना। आप ये कह के नहीं बच सकते कि नीट का पेपर ऑफलाइन है इसलिए लीक हो गया, ऑनलाइन हो जाएगा तो लीक नहीं होगा। ये सब बातें बना करके आप उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट मेरा दुख ये है जोशी जी कि हम एक हफ्ता पहले नीट पे बात कर रहे थे, उसके बीच में आपने लगातार देखा कि अब जीडी के पेपर पे आवाज उठ गई, यूपीएसआई पे आवाज उठ गई, और अब सीबीएसई पे आवाज उठ गई, और हम और आप बस अब डिस्कशन करते रह जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके सॉल्यूशन किससे मिलेगा? अब आपको इस राजधर्म में हम लोगों के साथ साथ शिक्षा मंत्री, उन जिम्मेदार लोगों को भी बुलाने की जरूरत है जिनकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अब आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपके सामने बात रख दूं कि मैंने वहां भी कोशिश की थी, लेकिन अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो अपनी बात रखूंगी। कोई बोले ना बोले, मैं अपनी बात रखूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अशिक्षित लोग हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात रखूं। अभिनय जी आप रखें, कश्यप जी रखें, जेएफ राजपूत जी रखें, और विनय तिवारी जी अपनी बात रखें। ये इंपॉर्टेंट है। बात यूं ही लेट गो हो जाए कि होता है, चलता है, होता रहेगा, ये जिम्मेदारी से कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता। त्रुटियों पर जवाब देना होगा। हम तो सवाल पूछते रहेंगे। विनय तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये एफएफसी का इशू क्या हो गया? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, मैं अभी थोड़ी देर में दर्शकों के सामने ये रिपोर्ट्स रखूंगी भी, कि जहां पर एग्जामिनेशंस के लिए सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थी, कहीं पे चेयर की कमी है, कहीं पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कहीं पे नेटवर्क हैंग हो गया, कहीं सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो सर्विस है वो नहीं हो पा रही है, नेटवर्क नहीं है। ये तो मुझे हैरानी हो रही है कि ये इस तरीके की सिचुएशन में फिर आप एग्जामिनेशन कॉल कर ही क्यों रहे हो? तो पहली पाली में तो एग्जाम हो गया, दूसरी और तीसरी पाली का कैंसिल हो गया।
उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि असल में एसएससी ने तैयार ही नहीं एग्जाम कराने के लिए। ये भी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट उन्हें देनी पड़े, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो बहुत पहले 2 महीने पहले लेना था, लेकिन डेट टालते गए और 2 महीने बाद आनन फानन जिसे कहते हैं ना, मजबूरी में कि हमें 2026 का कैलेंडर स्टार्ट करना था, उसकी प्रेशर में इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट दी। और एसएससी जीडी का एग्जाम पिछली बार भी इसीलिए टाला था क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा हैं फॉर्म भरने वाले। तो जिसको 50-60 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा उस पेपर को कंडक्ट कराने के लिए इनके पास इंफ्रा है ही नहीं। और ये तो 30 लाख में जब जाहिर हो गया था जब एसएससी सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ था, उससे ही शुरू हुआ है। और तब से लेकर के एसएससी के पास सारी रिपोर्ट जा रही है। इवन बच्चे पेपर देने के बाद जाकर के एसएससी को अपनी प्रॉब्लम्स मेल भी कर रहे हैं उनके सपोर्ट पे, जो उनका हेल्प डेस्क है ग्रेवियांसिस का है, उस पे सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीजें मेल कर रहे हैं। उसके बाद भी एसएससी कहीं से भी किसी तरीके की जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है। दूसरी चीज, कोई जवाब देने के मूड में नहीं है। और अगर कोई कुछ पूछ ले ज्यादा तो उसके ऊपर, अब जैसे बीच में एसएससी ने क्या रूल लगा दिया कि जैसे ही आंसर की आएगी उसका कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अरे जब बच्चे ने पेपर दे दिया, अब उसकी आंसर की आई है तो उसको हम लोग को भी मना कर दिया कि कोई टीचर डिस्कस नहीं कर सकता, कोई बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। एग्जाम सेंटर पे बाहर निकल के बच्चा अपने क्वेश्चन को, जैसे कोई भी वो करते हैं एग्जाम एनालिसिस, उन्हें वो क्वेश्चन नहीं बता सकता। ये सब एसएससी की गाइडलाइंस हैं, पहले नहीं थी ये सब गाइडलाइंस अभी बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वेश्चन ही नहीं तैयार हैं। कई शिफ्ट में तो क्वेश्चन रिपीट करके दे रहे हैं। इसका मतलब ना तो इनके पास इंफ्रा है सिस्टम को सही से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इन्होंने देखा कोई छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चल रहा था, उसमें अगर मान लीजिए 20 चेयर थी तो उन्होंने सोचा 50 बच्चों का सेंटर यहां बना देते हैं, आधी %, क्योंकि अमूमन जो एसएससी की अटेंडेंस रहती है 50% के अराउंड रहती है। तो उन्होंने कहा जब 50 बच्चों का सेंटर बनाएंगे 20-25 आएंगे, हो जाएगा मैनेज। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा पहुंच जा रहा है एग्जाम देने, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। और वो एग्जाम जिसके लिए बच्चा दिन रात एक करके, क्योंकि जीडी का फॉर्म पता है कौन भर रहा है? 10वीं पास वो बच्चा है जो कहीं गांव देहात से आ रहा है, उसके पास न सुविधाएं हैं किसी तरीके की, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ के ये पेपर निकालना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसमें फिजिकल है और वो फिजिकल के बलबूते पर ही एग्जाम देना चाह रहा है। क्योंकि गांव के जितने बच्चे वो सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, फिजिकल में खूब तंदुरुस्त हैं और वो फिजिकल के ही बलबूते पे एग्जाम निकालेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो जैसे एग्जाम सेंटर पे, पहली चीज तो उसका एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही बड़ा भारी है। अब जिसका सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भी है घर से, वो 400-500 किलोमीटर जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो वो सेंटर पहुंच रहा है। और उसके बाद बस एसएससी एक नोटिस लगा देता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, वो बड़ी मुश्किल से तो पहुंचा था। बिल्कुल ठीक अब इस बात एक है। नोटिस ने इस एक नोटिस ने उसके सपने को भी तोड़ दिया। क्योंकि मैं अगर आज एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरी जिस लेवल की तैयारी आज है, क्या इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी है कि जब मैं आप अगली डेट मुझे दोगे मैं उसी माइंडसेट से उस दिन पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जहां मेरा आप इशारा कर रहे हैं विनय हाँ। जी, मैं बिल्कुल वो प्रॉब्लम समझ रही हूँ। इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन कहाँ है सर? अब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फ्रंट पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता और ना ही वो कुछ बता रही है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है सर? JS राजपूत जी, इसका एक सॉल्यूशन जो हमें, अच्छा, तिवारी ने जिस बात की है कि 500 मील से कोई चलकर आता है एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बड़ी संस्था का प्राचार्य था, आजकल डायरेक्टर कहते हैं, और मैं रेलवे बोर्ड की परीक्षाएं मुझे करानी थी। मैंने अपनी फिल्म से दी थी, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं था। लेकिन रात के 9 बजे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, कई साल पहले की बात है। बच्चे सारे आ गए, उसके बाद रेलवे बोर्ड का कोई भी आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। उस समस्या को मैं जानता हूं, कितनी कष्ट कितने होते हैं। एक भी बच्चे की परीक्षा में अगर काफी में त्रुटि होती है तो सारी संस्था को, सारी व्यवस्था को उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। मैं इन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं, मैंने कार्य किया है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं आप सुने, और थोड़ा आपको लगेगा मैं अलग की बात कर रहा हूं। 2012 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक कुछ कहा था जिसमें इस समस्या का समाधान निहित है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा। जस्टिस JS वर्मा ने लिखा है कमीशन की रिपोर्ट में
कि इस देश के 10,000 बीएड कॉलेजेस जो अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में रुचि नहीं है। दे आर सेलिंग डिग्रीज, वे पैसे के लिए डिग्री दे रहे हैं। 2012 और कौन कह रहा है? डॉक्टर राजपूत नहीं कह रहे हैं, जेएस वर्मा साहब कह रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति के 15.2 पैराग्राफ में दोहराया गया है 8 साल बाद। अब आप ये सोचिए कि जो लोग अगर डिग्री खरीदेंगे वो वैल्यू एजुकेशन कहाँ से करेंगे? वे बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह कहाँ से करेंगे? और कितने लाख लोग ऐसे होंगे जो जस्टिस वर्मा के कथन के अनुसार डिग्री खरीद कर अध्यापक बने। मैं ये बात बार बार कहता हूं, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं। अगर आपको समाधान ढूंढना है तो देखिए, इमीडिएट ये है कि आप कुछ लोगों को सजा दे दीजिए, कुछ को हटा दीजिए, कुछ करिए, जो भी कर पाए, कमेटी बना दीजिए, उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, लेकिन उससे समाधान नहीं निकलता। नीट के लिए 2024 में कमेटी बनी थी, समाधान तो नहीं निकला। समाधान तो व्यक्ति से निकलेगा, मशीन कोई भी हो। आप जब तक लोगों को तैयार नहीं करेंगे, लोगों के अंदर व्यक्तिगत रूप से आप जो इशारा कर रहे हैं सर, वो एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद उसके बाद फिर कुछ परिवर्तन आ पाए और हम फिर ये कहेंगे कि हम आवाज उठाते रहेंगे। देखते हैं कि बात कहां तक जाती है और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आता है या नहीं आता है। बहुत शुक्रिया जेएस राजपूत जी, विनय तिवारी जी, मोहम्मद कशिफ जी, अभिनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान में अब बात होगी बंगाल की। बंगाल में शुभेंदु सरकार की कमान संभालने के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सुपरफास्ट एक्शन मोड में काम चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स खोलने का ऐलान किया था। 48 घंटे के अंदर अंदर बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स खुलने लगे और 2 जगहों पर अवैध घुसपैठियों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद इन घुसपैठियों में पैनिक है। ममता सरकार के दौरान बंगाल में आशियाना बनाने वाले ये लोग अब वापस जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, बॉर्डर पर भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जैसे कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसी मोटो पर सरकार फिलहाल काम कर रहा है। और इसी वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है। तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी, वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे, वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 4 साल पहले काम के तलाश में भारत आए थे और अभी वो जिस घर पे रहते थे उस घर के मालिक को कहा गया है कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको घर से निकाल देने के लिए, और घर से उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, अलग अलग बांग्लादेश से अलग अलग जिलों से आए लोग जितने भी हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अवैध तरीके से यहाँ पर भारत में आए थे और फिलहाल बांग्लादेश वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। काफी सारे महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी को लेकर फिलहाल वापस जाने के लिए तैयारी में ये बांग्लादेशी है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मंत्र दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी इस पॉलिसी को जोर शोर से लागू कर रहे हैं। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। मालदा के इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में होल्डिंग सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुल 9 घुसपैठियों को रखा गया है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं, जबकि मुर्शिदाबाद के लालगोला होल्डिंग सेंटर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है।
शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस बारे में कितनी स्पीड से काम कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 24 मई को राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया गया और कल 2 होल्डिंग सेंटर चालू हो चुके थे। मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर चालू हुआ, फिर मुर्शिदाबाद से ऐसा ही सेंटर चालू होने की खबर आई। दोनों ही बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए थे। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद ये सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा में खास नजर रखी जा रही है। मालदा में जिन 9 घुसपैठियों को डिटेन किया गया उन्हें गाजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ से पकड़ा गया। इनमें से 3 महिलाएं, 6 नाबालिग हैं। घुसपैठियों के लिए मालदा के इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी इलाके में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाया गया है जिससे घुसपैठियों की निगरानी की जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में अलग अलग शिफ्ट में 12 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस, 3 सिविक पुलिस और 1 कुक को भी रखा गया है। पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे, वैसा नहीं है ये सरकार। लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी आसानी से भारत में घुस जाते थे, कोलकाता समेत देश के कोने कोने में फैल जाते थे, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुभेंदु ने बॉर्डर पर कतीला तार यानी कि फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन दी। इसके बाद बंगाल में सीए लागू करने का ऐलान किया। बॉर्डर से सटे हुए जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट किया गया ताकि घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया जा सके। और अब घुसपैठियों को रखने के लिए जगह जगह होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। All these 15 years, there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs and from BJP. Our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed, because they don't acknowledge that, infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now, within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed, where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported, they will be held there. कहीं घुसपैठियों पर घमासान है तो कहीं मस्जिद और किले पर बवाल है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में किले वर्सेस मस्जिद का दंगल अगले राउंड में पहुंच गया है।
कस्ब मंडी में बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने हिंदू महासभा को विवादित जगह पर जाने से रोक दिया। यहां पर नमाज और पूजा दोनों पर रोक लगाई गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि आज कानून का यहां पर पालन किया गया। 200 मीटर दूरी से सांकेतिक पूजा हुई, लेकिन इस लड़ाई को हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। लखनऊ में बड़े मंगल का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इस महत्व को देखते हुए हिंदू संगठनों ने आज मलिहाबाद का जो पूरा विवादित इलाका है यहाँ पर हनुमान चालीसा के साथ साथ पूजा अर्चना की बात कही थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौजूदगी है, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हिंदू संगठन जो है वो फिलहाल यहाँ पर थाली लेकर के, पूजा की थाली लेकर के पहुंचे हुए हैं और हनुमान चालीसा की यहाँ पढ़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का बहुत साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों में किसी भी तरीके से विवाद न हो, इसलिए फिलहाल बकरीद पर नमाज भी नहीं होगी और किसी भी तरीके की हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। फिलहाल आप देखिए कि मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो एसीपी मलिहाबाद ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है और अखिल भारत हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। शिशिर जी, किन मांगों के साथ आप लोग पहुंचे हैं और ज्ञापन तो आप लोगों ने सौंप दिया है, हनुमान चालीसा का आप लोगों ने आह्वान किया था, क्या पुलिस की बात आपने मानी है, कानून की बात मानी है, या आप लोग अड़े हैं अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ने पे? देखिए, अधिकार तो योगी जी पे हमारा है, क्योंकि योगी जी है हिंदू महासभाई और उनका सम्मान में हिंदू महासभा सदैव है मैदान में। योगी जी की सरकार बदनाम ना हो, इसके लिए कानून पसंद तरीके से हम यहाँ आए हैं। हमने पूजा के लिए इनसे कहा, इन्होंने कहा कि पूजा और नमाज दोनों हमने रोक दिया है और कानूनी तरीके से इस पे अब जो फैसला आएगा उस पर हम काम करेंगे। तो इनकी दोनों पक्ष से वार्ता हुई है, उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। 2 मांगे हमने इनसे रखी है। एक तो इस किले की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, एएसआई से चाहे जांच करा ले। तीसरी चीज सबसे अहम कड़ी है, 2 साल से केवल नमाज यहाँ पढ़ी जा रही है। तो 2 साल, ये वर्जन मेरा नहीं है, ये इंस्पेक्टर मलिहाबाद साहब का है। तो आपके अनुसार यहाँ 2 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये नया परंपरा, जब हम एक देवी जागरण मांगते हैं तो पिछली 3 परमिशन मांगते पिछले 30 साल की, तो कैसे पढ़ी गई? तो ये नई परंपरा उस मौलाना ने साजिश के तहत कराई। तो मौलाना की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो तब पता चलेगा इस साजिश के पीछे है कौन, क्योंकि वो मौलाना तो गायब हो गया, फरार है। तो उसकी गिरफ्तारी कै दिन में करेंगे, यह आश्वासन लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। आप चाहते हैं कि नमाज यहाँ पर बंद किया हो और दूसरा है कि शिव मंदिर पारसी समाज को सौंपा जाए। सौंपा जाए शिव मंदिर उनको, क्योंकि भाई उनकी विरासत है, मंदिर पे उनका हक है और किसी भी कीमत पे हम अपने लड़ने वाली कौम पारसी समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारा नारा है, जात पात की करो विदाई और हर हिंदू मेरा भाई भाई। इस पारसी समाज ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, इनका एक अपना इतिहास है। आज उनका मंदिर छीना जाएगा। सवाल बता दीजिए, हाथ में आप लोग पूरे पूजा का सामान लेकर के आए हुए हैं, सांकेतिक रूप से पूजा कर दी बजरंगबली भगवान की? वो तो अभी करेंगे ही हम और करके ही जाएंगे। और अगर ये लंका कांड नहीं बनवाना चाहेंगे तो सुंदर कांड हो जाएगा, और सुंदर कांड नहीं जा जाएंगे तो देखा ही था लुलु मॉल में आपने जिस प्रकार से वहां हमारे नमाज पढ़ी गई, सुंदर कांड पे रोका गया। मौके पे सारी चीजों को रोक दिया गया है, न कोई हनुमान चालीसा पढ़े, न ही कोई किसी भी तरीके की नमाज पढ़े। अभी भी कानून शांति व्यवस्था के मद्देनजर अभी फोर्स तैनात किया गया है। मजदूरी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात की गई है, फोर्स तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है और कुल मिलाकर के फिलहाल फोर्स की तैनाती है। सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात हैं, एसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, एसएचओ तैयार हैं। पूरी तरीके से जो थाली थी उसको सजा के लाया गया है और ये कहना है कि फिलहाल अगर यहाँ पर हमको पूजा की परमिशन नहीं दी जाती है तो हम पूजा यहाँ पर करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस तरीके की फोर्स की मौजूदगी है वो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल अभी भी यहाँ पर माहौल टेंस बना हुआ है। और पीछे आप जो 2 विवादित जगह देख रहे हैं जो कि फिलहाल अब विवादित हो चुकी है, मुस्लिम पक्ष इसको मस्जिद कहता है, कब्रिस्तान कहता है, वहीं हिंदू पक्ष इसको राजा कंस पासी का किला कहता है और इसको संरक्षित करने की मांग करता है। इस पूरे मामले को देखते हुए फिलहाल जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये बात कर ली है लोकल लोगों से, मुस्लिम लोगों से, कि फिलहाल बकरीद की नमाज यहां पर अदा न की जाए, हिंदू लोग यहां पर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी न करें, क्योंकि विवाद की स्थिति अगर आती है तो पुलिस के लिए फिलहाल यहां पर स्थिति को निपटाना या पूरी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ साथ मौके पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। मलिहाबाद के किलानुमे ढांचे को लेकर पारसी समाज का दावा है कि यह स्थल महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर था। पारसी समाज का कहना है कि यह किला 11वीं शताब्दी के प्रतापी नागवंशी राजा कंस का किला है। किले में नाग, फूल, कलश की आकृतियां हैं जो सनातन हिंदू परंपरा और वास्तुकला का उदाहरण है। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कब्रिस्तान और मजार कहता है।
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसे राजा कंस ने नहीं, अवध के नवाबों ने बनवाया था और यहाँ पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जाती है। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के कसमंडी कला गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने किस तरीके से इस पूरे इलाके को सील बंद कर दिया है। वजह यह है कि जिस तरीके से यहां पर विवाद सामने आ रहे हैं, पिछले अगर जुमे की ही बात कर लिया जाए तो यहां पर जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने आए थे तो बड़ी संख्या में विरोध होने की आशंका थी। इसको देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था, पीएसी बल तैनात किया गया था, जिसके बाद मौके पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है। और आज जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने यहां पर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था, हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे भी, मौके पर थोड़ा धक्का मुक्की हुई पुलिस के साथ हुई। उसके बाद सांकेतिक पूजा करके फिलहाल यहां से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो चले गए। जिसके बाद मलिहाबाद पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की है, किस तरीके से पूरे इस इलाके को बैरिकेड करके फिलहाल यहां पर सीलबंद करने की कोशिश की गई है, ताकि कोई भी ऐसे अवांछित तत्व जिनकी अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है वो अंदर ना जा सके। और इसको लेकर के पुलिस ने यह भी बड़ा फैसला किया है कि इस पूरे इलाके में लगातार पुलिस विजिलेंस रहेगी, पुलिस पार्टी मौजूद रहेगी, 24 घंटे का यहां पर पहरा रहेगा, ताकि कोई भी गड़बड़ तत्व यहां पर आकर के माहौल को खराब करने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि आने वाले समय में बकरीद का महत्वपूर्ण त्योहार है और इसको देखते हुए प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की और ये कहा है कि जब तक इस विवादित जगह का फैसला ना हो जाए तब तक ना ही मुस्लिम समाज के लोग यहां पर नमाज पढ़ने के लिए आए, ना ही हिंदू समाज के लोग यहां पर आकर के पूजा अर्चना करने की कोशिश करें। और इसी को देखते हुए फिलहाल सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस और प्रशासन से बात करके अपनी अपनी रजामंदी दे दी है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले का जो हल है वो निकल नहीं आता है तब तक इसी तरीके का तनाव देखने को मिलता रहेगा। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में फिलहाल इलाके में शांति जरूर है, लेकिन पुलिस व्यवस्था और इन बैरिकेड्स ने इतना तो बता दिया है कि मलिहाबाद में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पुलिस पहरा यहां पर तैनात कर दिया है। सनसनी मुंबई में भी मची हुई है, जहां के मीरा रोड में बकरीद से पहले एक बार फिर हंगामा हो गया। एक सोसाइटी के अंदर बकरा बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा हो गया है। हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष सोसाइटी से बकरा हटाने की मांग कर रहा है। सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानी के लिए सोसाइटी में शेड बनाया, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया। बाद में नगर पालिका ने शिकायत के बाद शेड को गिरा दिया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शेड गिराने के बाद कुछ लोगों ने उसे फिर से बांधने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में देर रात तक जमकर बवाल हुआ। अब फिर से हंगामे की तस्वीर सामने आई। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई में ये बवाल बहुत बढ़ गया है। बकरीद से पहले तनाव का कारण बकरे को कहां बांधा गया है, कुर्बानी के लिए किस शेड के नीचे रखा गया, वो 1 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए जगह थी, वहां पर 80-80, 90-90 बकरे कहां से आ गए, इसे लेकर ये तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है उस बवाल को शांत करने के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। मीरा रोड में जो हिंदुवादी संगठन है वो सुअर को लेकर यहाँ पे पहुंचे थे और इसके बाद जो है वो यहाँ पे पुलिस ने वो जबरदस्ती उनके हाथ से वो छीना है और लोगों को लेके जा रही है। पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौके पर मौजूद है और यहाँ पे माहौल जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। सर क्या है एग्जैक्ट स्थिति, क्या है सर अभी? एग्जैक्ट स्थिति क्या है अभी? एक माइनर इशू था। तो अभी हमने यहाँ पे सोसाइटी में कुछ बकरे लाए थे। अभी महानगर पालिका ने उसका अरेंजमेंट कर दिया है, तो बकरे यहाँ से शाम को हम शिफ्ट करने वाले हैं जो महानगर पालिका की जगह है वहाँ पे। परमिशन था क्या सर? हाँ, परमिशन था क्या उन्हें लाने का यहाँ पे? परमिशन था क्या सोसाइटी? इसमें जो रूल्स है वो क्लियर नहीं है। हाँ, उसके बारे में महानगर पालिका कमेंट कर देगी। तो बकरे हटाए जाएंगे यहाँ से? यस, हटा जाएंगे। अभी कुछ दूसरे जानवर भी लेके आए थे? नहीं, कोई भी जानवर यहाँ पे लाने की इजाजत नहीं है। जो भी होंगे वो हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे एक भी बकरा नहीं रहेगा? एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। डीसीपी थे जो बता रहे थे कि अब यहाँ एक भी बकरा नहीं रहेगा।
यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने साफ किया है कि बकरे यहाँ से हटाए जा रहे हैं। मीरा